सो हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू जीके सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जी एंड के की इकोनॉमी। ठीक है, जैसे हमको पता है कि हमारा बजट आया है 2026 का। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होंगे ना, ये कवर करेंगे। तो बेसिक्स कवर करेंगे करंट के साथ, करंट को साथ में लेके, बिकॉज एट द एंड चीज़ें हमको स्टेटमेंट वाइज पूछी जाएंगी, करंट से भी और बेसिक से भी, तो दोनों चीज़ें साथ में कवर करेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सब कुछ ही कवर किया हुआ है इसमें मैंने। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट्स असिस्टेंट कंपाइलर, स्टॉक असिस्टेंट, एजीसीआई, सुपरवाइज़र या फिर किसी की भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर हमारे जितने भी ऐप्स हैं ना, सब लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और जितने भी कोर्सेज हैं सॉरी ऐप में, वो सब जाके देख सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस में मिल जाएंगे आपको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फाइनली। ठीक है, अब क्या है ये पहली स्टेटमेंट, द 3.16 लाख करोड़ माइलस्टोन एनालाइजिंग जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026-27। तो अब इसका क्या मतलब है, आपको वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, व्हाट इज जीएसडीपी। देखो, हम लोग जब अपनी इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, तो हम वहां पर क्या पढ़ते हैं, जीडीपी, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो। सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और इंडिया के टेरिटरी के अंदर हमने जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, जितनी भी हमने जो सैलरीज वगैरह हैं वो दी है, जितनी भी सर्विसेज हमने जनरेट की हैं या बाकी चीज़ें हमने जनरेट की हैं, और होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंडर, हमारी टेरिटरी के अंडर, वो किस में आ जाती है, जीडीपी में। एक हमारे पास और टर्म होती है, उसको कहते हैं जीएनपी में। अब इसमें क्या होता है, इंडिया के बाहर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इंडिया में नहीं होना चाहिए, बाहर कुछ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो वो जो बाहर इंडिया से हो रही है ना, वो चीज़ें हम किस में देखते हैं, जीएनपी में देखते हैं। तो बट हमको क्या चीज़ पढ़नी है, हमको पढ़ना है जीएसडीपी। तो एस फॉर स्टेट, हमारी जो स्टेट है, हमारी सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, उसको हमने कवर करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स लाइक एप्पल और सीमेंट। वो खाने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, हमारी कोई इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, हमारे हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी, सारी चीज़ें एंड सर्विसेज, जैसे कि हम लोग टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की हमको दे रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हमको एजुकेशन में मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी प्रोड्यूस हुई होंगी इनसाइड योर स्टेट इन 1 ईयर, 1 साल का होता है ना, हमको पता है जीडीपी हर साल आती है, हर साल का 1 साल का होता है। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारे पास जीएसडीपी हो जाएगी। अब हमारे बजट में दो और चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले हमको उन्होंने क्या दिया हुआ है, ग्रॉस बजट एस्टिमेट दिया है और नेट बजट एस्टिमेट दिया है। अब देखो समझ में तो आ रहा है, इससे याद कर लो, ये वाली जो टर्म्स दी हुई है ना, इससे डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नेट बजट, हमारा नेट बजट एस्टिमेट कितना होगा और जो ग्रॉस बजट एस्टिमेट है वो कितना होगा। अच्छा गाइज, मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो हमारा जो जे&के का बजट होता है ना, वो कौन प्रेजेंट करता है, तो हमारे जो सीएम हैं। ठीक है, वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में, हमारी स्टेट में क्या है, जो हमारे सीएम है ना, उमर अब्दुल्ला जी, वही कौन है, हमारे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। आगे बात समझ, तो वही प्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखना इस चीज़ को भी, किसने प्रेजेंट किया था, सीएम ने किया था हमारे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखो हम ये दोनों चीज़ें समझते हैं, ये नेट क्या होता है, सॉरी ये ग्रॉस क्या होता है और ये नेट बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं हमारे आने वाले साल में हम लोग कितनी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे, कितना पैसा उसको देना है। सपोज आपके घर में आप लोग 6 लोग को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब का जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा बजट क्या है, 1 महीने का बजट। आपको 500 देना है, आपको 1000 देना है, आपको 2000, आपको 1500, आपको 20 रुपये देने हैं, आपको 3000 देना है। तो ये क्या हो गया, 1 महीने का बजट फॉर द इन केस ऑफ फैमिली। और वही अब हम हर महीने का बजट तो नहीं ला सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लाते हैं, 1 साल के बाद लेके आते हैं। ठीक है, और उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे सीएम साहब, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि क्या एस्टिमेट्स रहेंगे, इसीलिए यहाँ इन्होंने एस्टिमेट लिखा है। अच्छा, अब क्या है, नेट बजट है और ग्रॉस बजट है। देखो नेट बजट का क्या मतलब होता है, हमारे पास जितनी भी हमारा जो बजट है ना,
उसमें हम लोगों को जो लॉस हुआ होता है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब नेट से अगर हमने ग्रॉस की तरफ जाना होता है तो हमको डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती हैं, ठीक है। नेट में क्या होता है, हमारा जितना भी लॉस हुआ होगा, जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हुई होंगी वो हम नेट में लेते हैं, बट ग्रॉस में हम क्या लेते हैं? एक फाइनल वैल्यू। हमारी जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है ना, उसको माइनस करके, जितने भी लॉस हुए होते हैं ना उसको माइनस करके जो फाइनल वैल्यू आती है ना, वो होती है हमारे पास ग्रॉस बजट, ठीक है। तो अब देखो इसलिए नेट बजट ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमने और भी चीज़ें ऐड की हैं, हमारा इतना नुकसान यहाँ हुआ, इतना नुकसान यहाँ हुआ, तो ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा होगी ना। और ग्रॉस की कम है, इसीलिए है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया है इसमें से। तो अब आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। नेट क्या है, आपको नेट वैसे पूछा जाएगा, ग्रॉस नहीं पूछा जाता, बट नेट बजट एस्टिमेट पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब देखो जैसे हम लोग कौन से ईयर का पढ़ रहे हैं, 2026 एंड 27। तो 6767 करके ऐसे याद रख लो और 113 कर लो आगे, ठीक है। 767 है क्योंकि 26 27 का पढ़ रहे हैं हम, तो 113 767 127 767, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। 1,13,767 1,27,000 अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? एक्सक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट्स या फिर वेस एंड मीन्स। अब ये वेस एंड मीन्स क्या होते हैं? चलो पहले इसको समझ ही लेते हैं, उसके बाद जाते हैं आगे, ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास, हमारे पास क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल से ही समझाती हूँ आपको। सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है, और 25th को क्या है, आपकी कार जो है वो किसी ने हिट कर दी। कैब नहीं भाई, कार कार, इट्स नॉट कैब, इट्स कार। आपकी कार किसी ने हिट कर दी। अब आपको सैलरी मिलेगी फर्स्ट को, और आपके पास पैसा तो है नहीं है, अब आपको कार भी ठीक करवानी है। तो आप क्या करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, सर को कहते हो कि सर मेरी कार किसी ने हिट कर दी है एंड आई नीड मनी, और हाँ पैसा आप मुझे दे दो, बट मैं आपको जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी ना फर्स्ट को, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो ऑफिस में सर ने कहा ठीक है आप ले लो। तो वो जो पैसा होता है और वो जो हमको रिटर्न करना होता है, वो क्या होता है हमारे पास? वेस एंड मेजर्स मींस एडवांसेस। एडवांस पैसे लिए ना हमने, द शॉर्ट टर्म एडवांस, थोड़ी देर के लिए हमने पैसे लिए। तो अब हमारे पास इकोनॉमी में क्या होता है? दीज आर टेम्पररी एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा आरबीआई, टू हेल्प द गवर्नमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन रिसिप्ट जो हमारी इनकम होती है और पेमेंट जो हमारी स्पेंडिंग होती है। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा कम बचता है, ठीक है, रिसिप्ट्स मतलब हमारी इनकम और जो हमको खर्चा करना होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है, इनकम कम पड़ जाती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सरकार क्या करती है, आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई को क्या कहती है कि हमको थोड़े पैसे उधारी दे दो। तो उस उधारी को हम लोग क्या कहते हैं? वेज एंड मीन एडवांसेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी वही ली हुई है जो मैंने आपको समझाई। इमेजिन योर कार breaks down on the 25th of the month but your salary, आपकी सैलरी नहीं आई है फर्स्ट तक, तो आप शॉर्ट टर्म एडवांस लेते हो अपने ऑफिस से या किसी अपने दोस्त से अपनी कार को ठीक करने के लिए, और आप वापस उसको पे भी करते हो जैसे ही आपकी सैलरी आ जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट WMA इज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के केस में समझ आ गया ना। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट को किसी से तो लेने होते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट किससे लेती है? आरबीआई को बोलती है, ठीक है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। समझ में आ गया? तो अच्छा, अब हमको क्या कह रहे हैं वो, हमने एक चीज़ देखी ना कि नेट बजट में हमने लॉसेस या डेप्रिसिएशन तो ऐड किया है, बट माइनस क्या किया हुआ है? वेस एंड मेजर्स, मतलब हमने किसी से कोई लोन वगैरह लिया है ना, तो या फिर कोई ऐसी दिक्कत थी, एडवांस लिया था, तो वो हमने वापस कर दिए हैं उनको, तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो हमने वापस करने ही थे ना उनको, तो हमने वापस कर दिए हैं, इसलिए हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं क्या जो वेज और मीन्स होते हैं, इफ दे आर एडेड इन द नेट बजट और ग्रॉस बजट, तो देखो नेट बजट में वो एक्सक्लूड होते हैं, बट जो हमारा ग्रॉस बजट होता है इसमें हमने इंक्लूड किए होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। प्रोबेबली कम पूछा जाएगा ये इतना डेप्थ में, बट आपको डेप्रिसिएशन पूछ सकते हैं, तो नेट से ग्रॉस जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। आगे बात समझ, n माइनस डी इज इक्वल्स टू जी, ऐसे लिख लेना, n माइनस डी इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब है नेक्स्ट नॉमिनल जीएसडीपी और क्या है रियल जीएसडीपी। अब आपको रियल जिसको पता है उसको तो नहीं पता है, जिसको नहीं समझ में है, अब देखो रियल वर्ड सुन के आपको क्या लग रहा है?
रियल मतलब कि हाँ भाई ये रियलिटी हो सकती है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ यही रियल है, ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ है। अब नॉमिनल का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है ना जैसे नॉमिनल चीज़ है तो हो सकता है चेंज हो रही है, तो इस तरीके से छोड़ो सब कुछ, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, सपोज आप बन गए हो बिजनेसमैन, आपने किया एक स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या किया आपने, 100 टेबल्स बनाए, ये टेबल हैं, ठीक है, और उनकी प्राइस कितनी थी, आपने 100 ही उनकी प्राइस रखी, मतलब एक टेबल जो है वो 100 रुपए में बिकेगा। तो आपके पास रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ भाई, 10,000 का, ठीक है। ये था फर्स्ट ईयर में, पहले साल आपने ऐसा बनाया, ठीक है। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ कि जब एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है तो एट द एंड मैटर क्या करता है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। बिजनेस किसी ने स्टार्ट किया है वो देखेगा ना कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड कितना हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड होगा उतना ही अच्छा होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वो आज 100 बना रहे तो कल भी 100 ही बनाता रहेगा, परसों भी 100, तो क्या एक्सपेंशन हुई, कुछ भी नहीं। बट छोड़ो, अब देखो पहले साल आपने ये किया, अब नेक्स्ट ईयर आ गया, आपको 10,000 मिले, अब आपने सोचा कि चलो मैं ना प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ टेबल्स की, ठीक है। तो आप पहले 100 बनाते थे, अब आपने सोचा कि मैं 200 टेबल्स बनाता हूँ, प्राइस क्या रही हमारे पास, सेम रही। अब आपके पास रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ भाई, 20,000 का, ठीक है, ये सेकेंड ईयर में। तो अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ देखी कि हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हुई है, प्राइस हमारी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। तो अब आपको मुझे एक चीज़ बताओ कि समझ में आया ना कि रियल ग्रोथ हुई है, रियल प्रोडक्शन हुई है, रियलिटी देखी ना आपने। तो ये क्या होती है, हमारे पास रियल जीडीपी होती है, जो हमारी रियल चीज़ आती है कि क्या है, हमारे प्रोडक्शन बढ़ी है। एट द एंड आपको याद क्या रखना है, रियल मतलब जहाँ पर हमारी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर सिर्फ प्राइजेस ही नहीं बढ़ रही हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, अब दूसरी भी चीज़ देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपका एक फ्रेंड है उसने भी 100 टेबल बनाए, अच्छा, और उसने भी 100 में ही बेचा, उसने सोचा आपने इतना अच्छा किया है तो मैं भी करता हूँ। 100 में उसने 100 प्राइस रखी, अब उसको भी रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ भाई, 10,000 का, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि प्राइजेस जो है वो बढ़ गई। अब उसने टेबल 100 ही बनाया, उसने पैसा सारा खर्च कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, 100 टेबल बनाए, बट देखो क्या हो गया कि प्राइजेस बढ़ गई, तो प्राइस 200 हो गई, एक टेबल की 200, तो अब उसके पास कितना पैसा हो गया, अब उसने कमाया 20,000। तो अब देखो एट द एंड दोनों की जो है रिवेन्यू तो दोनों का सेम जनरेट हुआ ना, बट आप बताओ मुझे एक चीज़, क्या इसकी ग्रोथ हुई है, ये तो सिर्फ प्राइस की वजह से इसका 20,000 हुआ ना, एक्चुअल में इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये क्या हो गई हमारे पास नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस जो है वो चेंज करते रहते हैं, बट जो रियल जीडीपी होती है वो हमने एक बेस ईयर रखा होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि हम सपोज आप लोगों ने अपना बिजनेस जो है 2015 में स्टार्ट किया था, तो आज है 2000, सपोज करो 2025 है, ठीक है। और अब आपको देखना है कि मेरा बिज़नेस कितना एक्सपैंड हुआ है, आप ये थोड़ी देखोगे कि भाई आज प्राइस उतनी है, आप तो वो देखोगे ना कि भाई 2015 में मैं इस चीज़ को ₹10 में बेचता था और मैं 100 चीज़ें बनाता था। तो आज 2025 है, मैं आज 500 चीज़ें बना रहा हूँ, बट मेरी प्राइस आज भी 10 के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मेरे को इतना मैंने ग्रोथ किया हुआ है। आगे बात समझ, ग्रोथ तो हमको तभी पता चलेगी जब प्राइस कांस्टेंट होगी। तो बस यही चीज़ होती है, आपको यही चीज़ का ध्यान में रखना है। अच्छा, इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। अब देखो ये चीज़ समझ में आई, अब हम पढ़ते हैं इन्होंने लिखा क्या है। क्या कह रहे हैं, द नॉमिनल दिस मीन्स वी कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग टुडेज़ मार्केट प्राइस। हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, बट कैसे, हम आज की प्राइस देख के निकालते हैं। और देखो यहाँ पर ना कोई हमको ग्रोथ का नहीं पता चलता है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस है ना कि आप लोग जब छोटे थे तब आप कोई चीज़ 10 रुपए की लेते थे, तो आज तो वो आपको 100 रुपए की ही मिलेगी ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है, प्राइजेस क्या है बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर हमने देखा ना कि प्राइस बढ़ गई। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि अगले साल आप 100 बना रहे हो, बट प्राइस उसकी 50 रुपए आ गई, तो फिर क्या है, फिर है ना नुकसान आपको 5,000 रुपया। तो ये चीज़ होती है जब हम नॉमिनल देखते हैं, इसलिए हम जो रियल जीडीपी है ना उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना। अब देखो नॉमिनल समझ में आ गया, अब लॉजिक क्या है, इट मिक्सेस प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है, हमारे पास महंगाई, हमने महंगाई देख ली ना साथ में कि कितनी महंगाई हो रही है, ये है हमारे पास रियल और ये है हमारे पास
नॉमिनल। ठीक है, हमने महँगाई भी देख ली ना साथ में कि कितनी महँगाई बढ़ रही है, बट महँगाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एग्ज़ाम्पल भी हमने क्या ली है कि पिछले साल आपने 10 केजी जो एप्पल हैं वो प्रोड्यूस किए थे, 100 उनकी प्राइस थी, तो आपने कितना रिवेन्यू जनरेट किया 1000। इस साल भी आपने सेम ही किया, 10 केजी ही बनाए पर प्राइस जो थी वो बढ़ के 120 हो गई, तो आपने कितना रिवेन्यू जनरेट किया 1200। अब 1200 क्या होगा आपके पास, आपकी नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है। बट डिड द स्टेट वर्क मोर? नहीं, सिर्फ प्राइजेस बढ़ी हैं, काम ज़्यादा नहीं किया आपने। 100 का 100, 10 का 10 केजी ही बनाया है, बट वो 100 का 120 हो गया, इसीलिए आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसने भी 100 के 100 टेबल ही बनाए हैं, सिर्फ प्राइस बढ़ी है तो इसको लग रहा है कि भाई मैंने तो बहुत बहुत पैसे कमाए हैं। एक्चुअल में ग्रोथ इसने की है, 100 से 200 कमाया है, इसी वजह से जो है इसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। नॉमिनल वाला समझ में आ गया ना आपको, हम इसमें क्या चीज़ लेते हैं। अब देखो रियल वाली में क्या लिखा है इन्होंने, इन दिस वी रिमूव द नॉइस और ऑफ पॉल्यू इन्फ्लेशन। नॉइस ऑफ पॉल्यूशन कह रही थी, इन्फ्लेशन हम इसमें ना महंगाई जो है, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो हटा देते हैं और एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। वो बेस ईयर 2011 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें हम एक बेस ईयर जो है वो सेलेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम देखें कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। इट शोज इफ फैक्ट्रीज एंड फार्म्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड मोर आइटम, ठीक है ना। इसी में हमको पता चल रहा है कि जब प्राइजेस सेम है तभी तो हम देख रहे हैं ना कि एक्चुअल में हमारी ग्रोथ हुई है या नहीं। तो ये है वही चीज़ कह रहे हैं कि इन द सेम एप्पल एग्जाम्पल वी इग्नोर द न्यू 120 प्राइस एंड यूज द ओल्ड 100 प्राइस। तो 10 केजी की एप्पल की तो 1000 ही है, तो रियल जो जीएसडीपी थी वो स्टिल 1000 ही है। ये हमको बताती है कि एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई हमारे पास, ज़ीरो, क्योंकि वो 100 की 100 ही थी, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ देखने के लिए हमको क्या देखनी होती है, क्या देखनी होती है, नॉमिनल देखनी होती है या रियल देखनी होती है? रियल देखनी होती है भाई। नॉमिनल तो किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना कि रियलिटी देखने के लिए हमको पीछे से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। आज के टाइम पर हम देख के रियलिटी नहीं देख सकते, रियलिटी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो वो बेस ईयर हम रखेंगे, कांस्टेंट रखना पड़ेगा प्राइस हमको। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें तो कवर होंगी ना। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हमारे बजट से होंगी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, नॉमिनल जीएसडीपी द स्टेट्स टोटल इनकम। अच्छा, वो क्या है, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जीएसडीपी हमने देख लिया। अब नॉमिनल क्या होता है, हमने वो चीज़ भी देख ली है। इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे आज की मार्केट की प्राइस पे बेस्ड करके करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या देखेंगे, प्राइस तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है कि प्राइजेस लो चलेगी। वैसे तो क्या है ना कि प्राइस जो है वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, अब लोग अभी ये पढ़ोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, आपकी आपकी फैमिली में ना एक फार्म है, ठीक है, जिसमें कि 10 जो सॉरी 100 बॉक्सेस आप एप्पल के प्रोड्यूस करते हो। लास्ट ईयर आपने उनको 500 में बेचा और आपने कितने पैसे कमाए, 50,000। इस साल आपने उन 100 बॉक्सेस को ही, ठीक है, सेम प्रोडक्शन सेम रही हमारी, 550 में बेचा, क्योंकि प्राइजेस ऊपर चलेगी, तो आपने 5000 एक्स्ट्रा पैसे कमाए ना। तो योर नॉमिनल इनकम ग्रू इवन दो द नंबर ऑफ एप्पल स्टेड द सेम। इनकम आपकी इंक्रीज हुई है और वो होगी, बट ग्रोथ अगर हमने देखनी है तो वो इंक्रीज नहीं होगी, वो हमारे पास ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है आपको एक कन्फ्यूज़न होगी कि हमको अगर रियल जीडीपी से ही ग्रोथ पता चलती है तो फिर हमने यहाँ नॉमिनल किस लिए लिया है। अब देखो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा हमारे पास एक आता है बजट और एक उसके साथ में आता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। अब बजट क्या है, हमारे नेक्स्ट ईयर का होता है, बट इकोनॉमिक सर्वे में हम अपने पिछले साल का देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो बजट आया ना हमारे पास 26-27 का, तो इकोनॉमिक सर्वे भी तभी आएगा। इसमें हमने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम का बजट है हमने कितनी चीज़ें जो है वो फॉलो की हैं और कैसी हमारी जो है इन्फ्लेशन रही, क्या चीज़ें रही। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रियल जीडीपी में क्या होता था, हमको नहीं पता ना अभी कितनी महंगाई होने वाली है, क्या चीज़ होने वाली है। और नॉमिनल जीडीपी हम इसीलिए यूज़ करते हैं, नॉमिनल यहाँ पर स्टेट के केस में नॉमिनल जीएसडीपी, क्योंकि जो बजट वगैरह सब आता है ना ये कैश की फॉर्म में आता है, ठीक है, पैसे की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिलती है, बट
हम रियल जीडीपी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी पे ही सब कुछ डिपेंड करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हमको नहीं पता ना कि इन्फ्लेशन कितनी होने वाली है, वो तो इकोनॉमिक सर्वे में ही पता लगेगा, तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखो। अच्छा, अब देखो उन्होंने बजट में हमको क्या बताया था, लास्ट टाइम पर कितना था हमारे पास नॉमिनल जीएसडीपी 2,88,422 करोड़। अब हमने एस्टिमेट कितना रखा है इस साल 26-27 का, 3,15,822 करोड़। तो ये कितना ज़्यादा है इससे। तो अगर इस हिसाब से निकालना हो ग्रोथ कितनी है, तो आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसको डिवाइड करो इसके साथ और मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आ जाएगी ग्रोथ कितनी, 0.95 समथिंग आएगा, तो वो 9.5% की हमको ग्रोथ देखने को मिली है। बहुत अच्छी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी है, 9.5 कम नहीं है। आपको वो पूछ सकते हैं कि ग्रोथ कितने परसेंटेज हमने एक्सपेक्टेड की है, तो 9.5%। और बजट एस्टिमेट भी आपको याद रखना है कितना है, 3,15,822 करोड़ का ये। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इनका भी, सॉरी नॉमिनल नहीं, नेट बजट और ग्रॉस बजट का भी ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है, तो आगे बात समझ, यहाँ तक सारी चीज़ें कवर है ना, क्लियर है ना आपको क्या क्या चीज़ होती है। नॉमिनल जीएसडीपी वाला क्या था, ये भी चीज़ समझ में आ गई, कितनी ग्रोथ थी, क्या होती है ग्रोथ, क्या होता है नॉमिनल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों भी ध्यान से समझो। अब देखो रिवेन्यू क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक है? और एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारे पास, कितना हम उसमें से खर्चा कर रहे हैं। तो अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कितना पैसा हमने जो है वो खर्च किया, इसको हमने क्या नाम दिया है, द डेली मेंटेनेंस। अब देखो क्या होता है इसमें, अच्छा यहीं से एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे दो दो एग्जांपल हो रही है ना। सपोज करो आप लोग अपनी जो फैमिली में है, ठीक है, घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो महीने में, फिर ग्रोसरी बिल होता है, कुछ रेंट होता है, ठीक है? जब महीना खत्म हो जाता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आपको इससे क्या होगा कि जब आपने बिल दिया, ग्रोसरी बिल दिया, रेंट दिया, तो क्या कुछ नया नया मिला आपको, कोई नई चीज़ बनी क्या इससे? आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की थी तो बिल दिया ना, ग्रोसरी आपने यूज़ की थी तो उसका बिल दिया ना, रेंट आप घर पे रह रहे हो तो आपने रेंट दिया ना, कुछ चीज़ आपको मिली तो नहीं इससे। तो बस यही है, आप लोगों का सपोज़ ये आपने घर बना रहे हो, ठीक है? या फिर आपका घर में ये गार्डन है बहुत सुंदर सा, यहाँ पर गार्डनर आता है, सर्विस देता है आपको, आप उसको बदले में क्या देते हो? सैलरी देते हो। तो इसने कुछ किया, मतलब आपको कुछ मिल रहा है इससे? कुछ नहीं मिल रहा ना, सर्विसेज़ मिल रही हैं आपको और इन द एंड आप क्या दे रहे हो उसको? सैलरी दे रहे हो। कुछ चीज़ बन रही नहीं है, कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो ये क्या है, कोई एसेट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। अब देखो एसेट क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं, दिस इज द मनी द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द थिंग दैट आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली एंड डू नॉट क्रिएट अ परमानेंट असेट। अब देखो जो डेली मेंटेनेंस की चीज़ें होंगी ना, उस पे आपको रोज़ ही पैसा लगाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये आपको देना पड़ेगा, आपको बदले में ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ना। पर एसेट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है और वो चीज़ उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, उससे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है? जैसे सपोज़ आपने घर बनाया, आपने उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है? अब आपको क्या मिलेगा, हर मंथली आपको रेंट मिलेगा ना उससे। जब आपको रेंट मिल रहा है तो वो रेंट क्या है आपके लिए, वो ये घर क्या है आपके लिए, वो है असेट, ठीक है? घर आपके लिए असेट है। और एक और चीज़, अब घर आपने जिन लोगों को दिया होगा वो आपको रेंट दे रहे हैं ना, तब उन लोगों के लिए ये घर क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि उनको पैसा देना है आपको। तो आपके लिए तो अच्छा है, असेट है कि भाई हर महीने पैसा आएगा, बट जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब पैसा देना, एक तरीके से वो समझ लो, ठीक है? उनको पैसा देना है हर महीने, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो। वो क्या कह रहे हैं कि रिवेन्यू जब एक्सपेंडिचर होता है तो कोई मतलब हमको एसेट नहीं बनता है, वो चीज़ें हमको करनी है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कंपैरिज़न देखो, लास्ट टाइम क्या था, हमने कितना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, मतलब कितना जो हमने डेली मेंटेनेंस की चीज़ों पे खर्चा किया था। जैसे देखो हम लोग कहते हैं ना कि अगर किसी की सैलरी 5,000 है तो उसका खर्चा 5,000 में ही पूरा हो रहा है। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो फिर वो 10,000 भी उसको कम लगता है, तो बस वही हिसाब है। लास्ट टाइम कितना था, 80,839 करोड़, और इस बार क्या है, 80,640 करोड़। देखो इस बार क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपकी 500 रुपया सैलरी है, आप पहले क्या करते थे, 300 क्या करते थे, उड़ा देते थे।
तो अब आपने क्या सोचा कि मैं एक एफडी करवाऊँगा, तो अब आपको 300 रुपए क्या करने पड़ते हैं, सेव करने पड़ते हैं। पीछे जो 200 रुपया बचता है ना, वहीं से आपको खर्चा चलाना है। पहले तो आप पूरा का पूरा 300, 200 पूरा ही उड़ा देते थे, बट अब क्या किया आपने, अपने खर्चे कम किए ना, सेविंग स्टार्ट की ना, कहीं और इन्वेस्ट किया ना, तो आप 200 जो है वो खर्चे में कर रहे हो और 300 जो है वो सेव कर रहे हो। तो गवर्नमेंट भी इसीलिए अपना जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम करती है, ताकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है पैसा लगा सके। कैपिटल भी बढ़ेंगे, रिवेन्यू समझ में आ गया ना? तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा थोड़ा कम हुआ है, अब पैसा अच्छी चीज़ों पे यूज़ होगा। आगे बात समझ? नोटिस दैट दिस हैज़ डिक्रीज़ स्लाइटली, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मोर एफिशिएंट विद द डेली बिल्स। ये आप एक बार पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अच्छा चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। अब देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होगी, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई टोल हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल हो गया, कोई एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म हो गया। तो अब ये क्या है, मैंने बोला ना घर बनाया आपने तो रेंट आपको वो इंसान देगा, तो आपके लिए तो एसेट है। अब गवर्नमेंट जब ये सारी चीज़ें बना रही है तो गवर्नमेंट यहाँ से भी टैक्स लेगी, यहाँ से भी टैक्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो वो क्या बन गया, गवर्नमेंट के लिए एज अ असेट का काम करेगा, यहाँ से पैसा आएगा। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हम वो ज़्यादा करेंगे और जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कम करेंगे। अब क्या है, दिस इज़ द मनी स्पेंड ऑन द थिंग दैट विल लास्ट फॉर मेनी ईयर्स एंड हेल्प द इकोनॉमी ग्रो इन द लॉन्ग रन। अब देखो हॉस्पिटल बना है, अब ऐसा थोड़ी है 1 साल तक चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, नहीं वो चलता रहेगा। कोई इंडस्ट्री है तो सोचो कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कितना फ़ायदा होगा, कितनी ग्रोथ होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ठीक है, यही चीज़ है। अब एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ फैमिली बाइंग अ लैपटॉप। फैमिली में क्या किया उन्होंने, एक लैपटॉप लिया बच्चों के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग अ न्यू फ्लोर इन देयर हाउस। अब देखो इट इज़ अ बिग एक्सपेंस टुडे बट द लैपटॉप हेल्प्स द स्टूडेंट टू गेट अ जॉब एंड द हाउस प्रोवाइड शेल्टर फॉर 30 ईयर्स। अब देखो ये चीज़ है ना, अब उन्होंने लैपटॉप लिया या फिर वो घर की मतलब एक नया फ्लैट बना रहे हैं, नया फ्लोर बनाया, तो अब देखो आज तो ये खर्चा लग रहा है, बट जो लैपटॉप है वो बच्चे को हेल्प करेगा जॉब लेने के लिए, और जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई वो उनको अगले आने वाले 30 साल के लिए 30 35 40 साल तक उनको एज अ शेल्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखो लास्ट टाइम क्या था हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर 24,308 करोड़, और इस बार क्या है हमारे पास 25,236 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द स्लाइड shows a total capital expenditure of 33,127 crore including other components। ठीक है, तो हमारे पास कितना फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ने वाला है। दिस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4%। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अब फोकस किस पे करेगी, बिल्डिंग्स पे, टनल्स पे, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना जो आप देखते हो एज अ कैपिटल की फॉर्म में, ब्रिज बनेगा, रोड बनेगी तो टोल वहाँ से जाएगा, तो पैसा तो आ रहा है ना, एसेट का काम तो वो कर ही रहा है। तो ये चीज़ है। ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू समझ में आ गया, इनका डाटा याद रखना। वो पूछ सकते हैं कि क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है बजट में या कैपिटल ज़्यादा हुआ है, तो यू शुड बी क्लियर। ठीक है, अच्छा हाँ, उसके बाद एक और हमारे पास क्या टर्म आती है, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, अब क्या है, सपोज आपकी जो इनकम है ना, एक मिनट, आपकी जो इनकम है वो है 1,000 रुपया। ठीक है, और आपका जो खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर जो है वो है 1500। अब फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया आपके पास, 500, क्योंकि खर्चा आपके पास 500 रुपया ज़्यादा है ना इनकम से। जब क्या होता है खर्चा आपका ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो जो कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है वो होता है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब 1,000 रुपया इनकम थी, 1500 हमने खर्चा कर दिया, तो वो 500 कहाँ से आएगा, लोन लेना पड़ेगा, कहीं से उधारी करनी पड़ेगी, तो वो हम हमारे लिए मतलब एक लाइबिलिटी है ना, हमको वापस करना है, तो वो क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया। उसके बाद उसके साथ में क्या कह रहे हैं, एंड द एफआरबीएम एक्ट द डेट डिसिप्लिन। अब एक एफआरबीएम एक्ट हमारे पास होता है, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाम से समझ में आ रहा है ना, बजट मैनेजमेंट। इसमें हमको वो क्यों हमको ये एक्ट लेके आए थे, ताकि यही चीज़ हम ज़्यादा ना करें,
अब क्या है कि 1000 रुपया है तो अब खींच के आपने 1500 खर्चा कर लिया, बट ऐसा नहीं है, अगर आप 5000 खर्चा कर देते तो फिर क्या होना था? कहाँ से आपने फिजिकल डेफिसिट कहाँ पहुँचना था आपका? ठीक है? तो वो चीज़ एफआरबीएम एक्ट में लिखी हुई है कि हमको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं जाना है। इसके कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमको चलना पड़ता है। फिजिकल डेफिसिट समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो क्या है। द फिजिकल डेफिसिट क्या है? ये गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल अर्निंग और टोटल स्पेंडिंग। हमने अपने बिहाफ पर देखा, और वैसे ही गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें जो गैप आ जाता है ना, वो है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। टू फिल दिस गैप गवर्नमेंट टेक अ लोन। ऑब्वियस सी बात है ना, हमको लोन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। और एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है? ये हमारे जो बजट है ना, उसको मैनेज करके रखता है। एज अ फाइनेंशियल कोच हम इसको कह सकते हैं। इसने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया होता है ताकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो ना करे अपने, क्योंकि उसको डेट क्या घाटे में चला जाएगा ना, फिर जित उस पे उधारी चढ़ती रहेगी। ये एक बार लोन, दूसरी बार, तीसरी बार, तो वो क्या है? लायबिलिटी है, उस पे उधारी है, डेट है ना, उधारी चढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम एक्ट है। अब एग्जाम्पल भी आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब कंपैरिजन करो, लास्ट टाइम कितना था हमारे पास? 4.9% ऑफ द जीएसडीपी। अब देखो यहाँ पर ना एफआरबीएम की लिमिट कितनी होती है? 3% की। 3% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए। तो अब 25-26 में कितना था? 4.9 था, तो ज़्यादा था ना, काफ़ी ज़्यादा था 3% से। 26-27 में हमने क्या बोला है कि 4.6% होगा, बट हमने टारगेट क्या करना है? 3.69। तो कहाँ 4.9 और कहाँ 3.69, तो काफ़ी कम हो रहा है। और 3 से थोड़ा-सा स्लाइटली 69 पॉइंट ज़्यादा है, बट बाकी अल्टीमेटली अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी उधारी, हमारा जो डेट है, हम जो घाटे में चल रहे हैं, वो चीज़ कम होगी। तो क्या कह रहे हैं? मूविंग टुवर्ड्स 3.69 मीन्स द गवर्नमेंट इज़ बिकमिंग मोर डिसिप्लिन्ड। ठीक है? और वो फॉलो क्या कर रही है? एफआरबीएम के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। आगे बात समझ, एफआरबीएम क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और क्या लिया हुआ है। अच्छा, वेज एंड मीन्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब दूसरा क्या आ गया हमारे पास? रिवेन्यू सरप्लस। अब देखो फिजिकल डेफिसिट हमने पढ़ा ना, ये पढ़ा हमने, ठीक है? और अब देखो क्या हुआ कि 1000 आपकी सैलरी है, एक मिनट, यहाँ पर भी सेम क्या है? 1000 आपकी इनकम है, बट अभी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 500, सॉरी 500। तो आपके पास कितना बच रहा है? 500 बच रहा है। तो जो 500 बच रहा है ना, ये क्या है आपके पास? रिवेन्यू सरप्लस। अब रिवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा हमारे पास सेविंग हो रही है। सरप्लस का मतलब बढ़ना, रिवेन्यू मतलब पैसा। जो पैसा बच गया है हमारे पास, वो चीज़ हम किस में लेंगे? रिवेन्यू सरप्लस में। रिवेन्यू सरप्लस बहुत अच्छी चीज़ होती है, सेविंग ही होती है हमारी। क्या बोल रहे हैं? अ रिवेन्यू सरप्लस ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट डेली सैलरी, जो कि रिवेन्यू एक रिसिप्ट है, वो ज़्यादा होती है मोर देन द डेली बिल। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब हमारी रिवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब यही ना। रिवेन्यू, हाँ, इकोनॉमिक्स के टर्म में इनकम और एक्सपेंडिचर नहीं लेते हैं हम लोग लेते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक मिनट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके साथ में हम लेते हैं रिवेन्यू रिसीट्स, जो कि हमारी सैलरी होती है। तो ये दोनों हम लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर आ गया हमारा खर्चा, और ये इज़ इक्वल्स टू हमारी कितनी इनकम होगी। ठीक है? ये चीज़ भी ध्यान में रखना। चलो आ गया समझ आपको रिवेन्यू सरप्लस। अब क्या कह रहे हैं हम? एग्जाम्पल भी आप समझ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 5000 क्या थी? सैलरी थी। 45,000 हमने खर्चा किया, 5000 क्या है? सरप्लस है हमारे पास, एक्स्ट्रा चीज़ बच गई। अब लास्ट टाइम कितना था? 2.8% ऑफ जीएसडीपी कितना है? 7,991 करोड़। तो इस बार कितना है? 3% होगी हमारी, 9,378 करोड़। तो अच्छी बात है ना, ये भी चीज़ बढ़ रही है हमारे पास, रिवेन्यू सरप्लस भी बढ़ रहा है। तो 3% सरप्लस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इसका मतलब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर अर्निंग ज़्यादा हो रही है, जो कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके, और हमारे पास सेविंग भी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, ताकि हम और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। ये दोनों चीज़ें भी समझ में आ गई। अच्छा, अब ये वाला टेबल आप देख लेना, इसको ध्यान में रखना, चीज़ें याद कर लेना।
कुछ मिस्टेक ना हो इसमें, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बस वैसे तो मैंने सब आपको यहाँ लिखवा दी है, बट स्टिल एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब देखो रिवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा जा रहा है, ये क्या चीज़ें हैं? तो पहले ना हम लोग टेबल देख लेते हैं, पढ़ने वाला आप खुद भी पढ़ लोगे। अच्छा, अब देखो रिसोर्सेज़ हैं, मतलब हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, हमारे पास एक तरीके से जो हमारी इनकम है, पैसा आ रहा कहाँ से है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। और एक्सपेंडिचर है, पैसा जा कहाँ रहा है। आपको डायरेक्टली वो सवाल पूछेंगे कि हमारे पास, या फिर वो पूछ सकते हैं कि सेंट्रल ग्रांट्स कितनी हमको मिल रही हैं, तो देखो वो है 39% की। याद कर लो, रट लो सारी टर्म्स को। ठीक है, उसके बाद वो पूछेंगे कि आपके पास बोरिंग कितनी थी, जो कि हमने यहाँ वहाँ से पैसे लिए थे, तो 15%। हमारे पास टैक्स कितना हो गया, 18% का। जो हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स थी वो कितनी होगी, 12। अब देखो बिल्कुल सेंटर की तरफ से ही पैसा कितना आ रहा है ना हमारे पास, 39%, फिर 12% भी। तो फिर मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से 1%, बाकी जो कैपिटल रिसीट्स थी वो 5% की, और नॉन टैक्स वाला हो गया 10%। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, वो पूछ सकते हैं कि सेंट्रल ग्रांट्स कितनी हैं, फिर आपके जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, देखो एक हमारे पास होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और दूसरी होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर वाली स्कीम क्या होती है, जिसमें कि सारा का सारा पैसा जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और दूसरी क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें क्या होता है कुछ पैसे सेंटर देती है और कुछ पैसे क्या होता है स्टेट देती है। तो ये क्या हो गया, सेंटर एक एक तरीके से स्पॉन्सरशिप करती है। तो डिफरेंस भी पूछते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, समझ में आ गया। तो अब कैपिटल रिसीट्स इतनी आ गई, तो ये याद में रख लेना, बोरिंग्स भी देख लेना। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं कि खर्चा, खर्चा कहाँ पर कर रहे हैं? देखो सबसे पहले तो हमको सैलरी देनी पड़ती है, तो ये कितना है 22% का। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बहुत अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही होना चाहिए। कितना है 29% का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, याद कर लेना। ठीक है, 29% का। फिर इसके अलावा जो आपको पेंशन्स दी हैं आपने, 14% पेंशन्स का भी बहुत पैसा जाता है। इंटरेस्ट जो आपने, वो 11% का। ठीक है, इंटरेस्ट जो देना पड़ा आपको, आपने लोन लिया था ना कहीं से, तो अब लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट कितना है, 11% तो वहाँ चला गया। पावर परचेज 8% की, और जो बाकी मिसलेनियस चीज़ें होंगी वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो इतनी हो गई। ठीक है, तो ये डाटा जो है अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हैं, सेंट्रल ग्रांट। तो सबसे ज़्यादा जो है इनकम हमारी कहाँ से जनरेट हो रही है, एक तरीके से 39% पैसा मिल रहा है हमको, सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है, हमारी जितने मतलब हमको ग्रांट्स दे रही है, स्कीम्स दे रही है। वो कितना हो गया, 12% हो गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नहीं, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रही है, बट सेंटर भी तो दे रही है ना 12% इसमें। फिर जो हमारे टैक्सेस होंगे, ठीक है, जितने जो जीएसटी एक्साइज वगैरह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे। फिर उसके बाद बोरिंग, जो हमने लोन लिए होते हैं, ठीक है, अलग अलग फंड्स प्रोजेक्ट के लिए, इस पे देना भी पड़ता है ना, फिर हम दे भी तो रहे हैं ना इंटरेस्ट। फिर जो स्कीम्स आ गई, फिर नॉन टैक्स आ गया, ठीक है, जैसे कि पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो माइनिंग के लिए है वो। फिर बाकी मिसलेनियस और कैपिटल इनकम जो हमारी है वो, ठीक है। फिर किसी के लिए तो हम लोग एज़ अ लायबिलिटी काम कर रहे होंगे ना, कि उसको हमको पैसा देना है, हमारे लिए तो एसेट है, पर हम किसी के लिए लायबिलिटी होंगे ना। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, इनकम जनरेटेड बाय सेलिंग और लीजिंग गवर्नमेंट एसेट, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उस पे, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा हो कहाँ रहा है हमारा, सबसे ज़्यादा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 29% का। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी स्पेंडिंग होती है, ये ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, जिनकी हमको लॉन्ग टर्म वैल्यू देखने को मिलेगी। सैलरीज दे रहे हैं हम, ये भी समझ में आ गया आपको। अदर्स में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल कॉस्ट, कि ये बन रहा है, ये चीज़ बनानी है, तो वो सारी चीज़ें भी लगा लो, बट बहुत ज़्यादा है ये 16%। फिर पेंशन्स जो आ गई, ये भी सही है, 14% तो होंगी ही। फिर इंटरेस्ट 11%, जो चीज़ें ले तो ली थी हमने, वापस भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। फिर बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, बाहर से हम लोग ले रहे हैं, उस पे जो हमको खर्चा करना पड़ रहा है वो। तो अभी समझ में आ गया ना, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको।
बाकी एक बार ये डाटा क्रॉस चेक कर लेना, ऊपर के हिसाब से सेम है या उसको अपडेट कर लेना एक बार, ठीक है? बाकी तो गाइज़ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाली चीज़ें जो थी, अभी तो बहुत कुछ है कवर करने वाला। कितने जो मतलब स्कीम्स जो हैं, बहुत सारी स्कीम्स कवर करनी है हमको, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सारी व चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद गाइज़। ठीक है?